सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां मुंबई में विपक्षी गठबंधन यानी कि आईएनडीआईए की तीसरी बैठक आज से शुरू हो चुकी है। विपक्षी गठबंधन को लेकर बहुत सी चीजों से पर्दा उठने वाला है। 2 दिवसीय होने वाली इस बैठक में चिन्ह, झंडा और किसे क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, इस पर भी मुहर लग सकती है। इससे पहले बुधवार को महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बैठक की जानकारी दी। विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि आईएनडीआईए ने 2 और क्षेत्रीय दलों को शामिल करके अपना विस्तार किया है। तो देखिए, महाराष्ट्र में बैठकों का दौर जारी है। हर एक नेता इस वक्त बैठक में शिरकत कर चुके हैं और साथ ही ये बैठक 2 दिन तक चलेगी। शरद पवार ने कहा कि बैठक में 28 पार्टियों के करीब 63 नेता शामिल होंगे। वही बैठक शुरू होने से पहले शाम 5 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसमें वो अडानी मुद्दे पर बोलेंगे। इसके बाद 8 बजे उद्धव ठाकरे डिनर होस्ट करेंगे। कल यानी 1 सितंबर को सुबह 10 बजे से आधिकारिक बैठक शुरू हो जाएगी। इसमें गठबंधन का लोगो और कन्वीनर का नाम सामने आ सकता है, यानी कि आईएनडीआईए का लोगो और संयोजक का नाम सामने आने की पूरी उम्मीद है। सबसे प्रमुख ये तय होना है कि कौन सा दल कहां से कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। साफ तौर पर अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हो सकती है। गठबंधन में शामिल कई राज्यों में एक दूसरे के विरोधी हैं, यानी कि कई दल एक ही राज्य में आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने कहा था कि लोकसभा चुनाव आईएनडीआईए गठबंधन को जीत मिलने के बाद ही पीएम पद के लिए नाम तय किया जाएगा। चुनकर आए सांसद ही पीएम चुनेंगे। गौरव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, मुंबई में आईएनडीआईए की तीसरी बैठक शुरू हो चुकी है। ऐसे में इस बैठक में कौन कौन शामिल है और कितने दलों का विस्तार किया जा रहा है? क्योंकि लगातार विपक्षी दलों की तरफ से यह कहा जा रहा था कि जैसे जैसे हमारे बैठकों का नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारी पार्टी का कुनबा भी बढ़ेगा, हमारे दल का कुनबा भी बढ़ेगा। लेकिन तो मुस्कान यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक है। पहले पटना में हुई, इसके बाद बैठक हुई, इस बार मुंबई में बैठक हो रही। कल भी बैठक थी, आज भी बैठक है। उस बैठक के माध्यम से तमाम तरह की कयास लगाई जा रही थी कि गठबंधन तो यहाँ बड़ा होगा ही होगा। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन का नेता कौन होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अपना अपना राग लाप रहे हैं और शायद यही वजह हो सकती है जिसको लेकर जो गठबंधन है इसमें दरार भी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग अपने आप को बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ अगर आप बात करें तो 28 दल हो चुके हैं और लगभग अगर बात करें तो 63 नेता हो चुके हैं जो अपने आप को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताते हैं और कहते हैं हम इस गठबंधन को नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्कान, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यहाँ पर सीटों का बंटवारा भी तय होने पर भी चर्चा होनी है। गठबंधन को किस तरह आगे बढ़ाना, उस पर भी चर्चा होनी है। आने वाले समय में बैठक कहाँ होगी, उस पर भी चर्चा होनी है। और जो कयास लगाया जा रहा है जैसे नेताओं के द्वारा, उन कयासों को भी खत्म करना बहुत जरूरी, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 या 2 नाम पर सहमति नहीं बनेगी तो आने वाले समय में गठबंधन की जो भूमिका रहेगी वो पूरी नहीं पाएगी। क्योंकि गठबंधन की मुख्य भूमिका यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री के जो रूप में एक महत्वपूर्ण चेहरा सामने लाना है, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी की जो लगातार जो बोल रही है कि इस बार हम हैट्रिक मानने वाले हैं, उसके मंसूबों को पूरा करने से रोकना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नाम पर सहमति होना बहुत जरूरी है मुस्कान, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर तमाम बड़े नाम है, उनकी भी गुंजाइश है। साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरह से कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय दल है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने आप को आगे बढ़ाने की स्थिति में नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सबके अपने अपने नाम नजर आ रहा है। कोई यहाँ अरविंद केजरीवाल की बात कर रहा है, कोई नीतीश कुमार की बात कर रहा है, कोई यहाँ पर अखिलेश यादव की बात कर रहा है, कोई राहुल गांधी की बात कर रहा है, कोई मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहा है और कुछ एमपी स्टालिन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर सबकी अपनी अपनी भूमिका है। अब आने वाले समय में किसकी भूमिका यहाँ क्या रहने वाली है, कुछ बताएगा मुस्कान। ठीक है, लेकिन देखिए गौरव, हर एक पार्टी का जो सांसद है, जो विधायक है, वो अपने प्रमुख को पीएम का दावेदार बना रहा है। चाहे नीतीश कुमार की बात की जाए, चाहे ममता बनर्जी की बात की जाए और चाहे राहुल गांधी की बात की जाए। ऐसे में क्या माना जाए कि इस बार पीएम पद के उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है क्या? प्रधानमंत्री बनाम कौन, क्या इसकी भी घोषणा हो सकती है क्या? देखिए मुस्कान, यहाँ सहमति बहुत बड़ी है और निश्चित रूप से बड़ा प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर सहमति जुटाना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल भी हमने देखा तमाम तरह के नेताओं का बयान आ रहे थे। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का बयान आ रहा था, उन्होंने भी वहाँ पर राहुल गांधी की बात कही थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शिवसेना सांसद जो उद्धव ठाकरे गुट की है, पंकज चतुर्वेदी, कल भी उनका भी बयान आ रहा था। वो भी बोल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने कोरोना के समय में बड़ी सेवा की है और निश्चित रूप से बड़े नेता है, उनको भी यहाँ कमान मिल सकती है। तो यहाँ पर मुस्कान, केवल नाम एक की बात नहीं है, यहाँ पर तमाम जो बड़े बड़े नेता है उनको एक सहमति पर राजी करना ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। हालांकि इससे पहले भी तमाम तरह गठबंधन हुए हैं,
हमने देखा है एच.डी. देवेगौड़ा भी प्रधानमंत्री बने हैं, चंद्रशेखर भी प्रधानमंत्री है, तमाम बीपी सिंह भी प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऐसा नहीं, गठबंधन जब होता है तो एक नाम पर सहमति नहीं होती है, पर यहाँ सहमति के लिए कौन कौन नाम तैयार होंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सभी अपने आप को महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में लेकर सबका कहना है कि वो पार्टी के रूप में बेहतर नेतृत्व कर सकते हैं। उनका पुराना अनुभव है, जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका भी अनुभव, वो कहते हैं हम भी इस कुर्सी के लिए निश्चित रूप से मुफीद है। यहाँ पर तमाम बड़ी पार्टियों की बात करें तो वो भी अपने उम्र के हिसाब से, अपने तजुर्बे के हिसाब से इस पद के लिए उम्मीदवार जता रहे हैं। पर फिलहाल यहाँ पर जो सीटों के बंटवारे पर भी चर्चा महत्वपूर्ण जरूरी है मुस्कान, और यहाँ पर जल्दी से जल्दी इस नाम पर सहमति बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा अगर यहाँ पर गठबंधन को भूमिका मिलती 24 चुनाव जीतने के बाद। देखिए गौरव, अभी आपने जिक्र किया कि अगर हम पहले की राजनीति पर नजर डालें तो गठबंधन होने के बावजूद भी सरकार बनी है, पीएम पद को लेकर के कभी भी खींचतान देखने को नहीं मिली। लेकिन देखिए गौरव, वो समय और था, उस दौर की राजनीति कुछ और थी। और अगर हम आज की राजनीति पर एक नजर डालें तो भले ही गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा हो, लेकिन वो गठबंधन टिकते नहीं है। ऐसे में इस बार सीट शेयरिंग को लेकर के क्या खींचतान हो सकती है क्या? क्योंकि कई दल ऐसे भी हैं गौरव जो अगर हम स्पेसिफिक प्रदेश की बात करें तो वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। बिल्कुल मुस्कान, यहाँ पर सीट के बंटवारे के लिए बवाल होना तय है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो पार्टियां हैं उनके बीच सामंजस्य स्थापित करना बहुत बड़ी यहाँ पर टेढ़ी खीर होने वाली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर समाजवादी पार्टी किस तरह से कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, रालोद को और अन्य पार्टियों को सीट देगी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा हम बात करें पंजाब में, क्योंकि इस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर कांग्रेस का उनका किस तरह गठबंधन होगा, कितनी सीटें आम आदमी पार्टी कांग्रेस को देगी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिल्ली में किस तरह रहेगा, पश्चिम बंगाल में टीएमसी को भाजपा और माकपा कितना समर्थन देती है, क्योंकि वहां पर पार्टियां हैं ये आपस में प्रतिद्वंदी रही है, अलग अलग चुनाव लड़ी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सहमति जुटानी बहुत जरूरी है। और महत्वपूर्ण राज्यों में किस तरह सहमति जुटानी है ये भी अहम प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर अगर छोटे छोटे राज्यों की बात करें तो वहां तक मुझे पता है कि वहां पर राष्ट्रीय पार्टी बहुत सक्रिय नहीं है, तो वहां पर जो क्षेत्रीय दल होंगे उन्हीं को यहाँ पर समर्थन दिया जाएगा। पर जहां पर क्षेत्रीय दल सक्रिय है वहां पर राष्ट्रीय पार्टियों की भूमिका क्या रहने वाली है और क्षेत्रीय राष्ट्रीय पार्टियों को कितनी वहां पर सीटें देंगे, ये महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है मस्कर आने वाले समय में। ठीक है, देखिए गौरव, बैठक में जाने से पहले संजय राउत ने कहा कि अब विपक्षी दल एक साथ आ चुके हैं, यानी कि INDIA का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में चीन भी अपनी सेना को पीछे खींचेगा, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए मुस्कान, यहाँ पर चीन की क्या भूमिका है वो तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, पर यहाँ पर संजय राउत बयान दे रहे हैं INDIA गठबंधन चीन का कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे लोकतंत्र की व्यवस्थाओं में एक है। यहाँ पर गठबंधन हो रहा है और आने वाले समय में हमारे देश में आम चुनाव होने वाले हैं। अब चूंकि सांसद उन्होंने किस बात को लेकर बयान दिया है, फिलहाल मुझे लगता है इस बयान का किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर देश की अपनी अपनी राज्य चुनाव प्रणाली होती है, चुनाव व्यवस्थाएं होती है, लोकतंत्र की अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, और वहां पर किसी गठबंधन बनने से किसी देश को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर सांसद की नजर में है तो अपने प्रभाव को व्याख्या करके बताए, तभी बेहतर समझ में आएगा। गौरव, देखिए इस बैठक में संयोजक का तय होना बहुत जरूरी है कि उस बैठक की इस पूरे गठबंधन को लीड कौन करेगा। किन किन के नामों की चर्चाएं काफी तेज हैं, किन किन का नाम अभी तक टॉप पर चल रहा है गौरव? देखिए मुस्कान, यहाँ पर सब अपने अपने नाम बता रहे हैं, सबका कहना यह है कि उनको यहाँ मौका दिया जाए, और खासतौर से पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो तो अपने आप को रेस में बनाए हुए हैं। इसके अलावा अनुभव की बात भी कहा जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भी चल रहा है, राहुल गांधी की बात भी चल रही है, इसके अलावा नीतीश कुमार की बात भी चल रही है, उद्धव ठाकरे भी अपने आप को रेस में रखे हुए हैं, इसके अलावा नीतीश कुमार की बात भी चल रही है। तो तमाम बड़े बड़े नाम मुस्कान यहाँ पर हैं जो अपने आप को संयोजक के रूप में दावेदारी तय कर रहे हैं, और ये भी सोचा जा रहा है कि संयोजक रहेगा, हो सकता है आने वाले समय में वो चेहरा भी यहाँ पर साबित हो जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर जो दल है मुस्कान उनके बीच में है, क्योंकि यहाँ पर एक चेहरे पर सहमति जताना बहुत जरूरी है, और खासतौर से जो संयोजक है उसके नाम पे भी घोषणा यहाँ पर हो सकता है आज हो जाए, पर निश्चित रूप से ये बड़ी टेढ़ी खीर होने वाली है, क्योंकि जो दल है वो सारे क्षेत्रीय दल है, और क्षेत्रीय दलों के बीच में आपस में सामंजस्य बैठाना और एक नेतृत्व चुनना, एक नाम पर सहमति जताना मुस्कान फिलहाल यहाँ पर एक अग्नि परीक्षा विपक्षी एकता के लिए INDIA गठबंधन के लिए है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, लोकसभा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और विपक्षी दलों के बैठक का ये थर्ड राउंड है, यानी कि तीसरी बार ये बैठक मुंबई में आयोजित होनी है। और मुंबई में बैठक की शुरुआत हो चुकी है और पूरा मुंबई इस वक्त बैनर और पोस्टर से पटा पड़ा है, जहां INDIA अपनी एकता का दावा करती हुई नजर आ रही है।
लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी बड़े बदलाव करने से भी गुरेज नहीं कर रही है। इसके लिए वो शुरुआत भी करने जा रही है। अपनी तैयारियों को धार देने के लिए बीजेपी लगभग 40 से 45 जिलाध्यक्षों को हटा सकती है। इसकी लिस्ट बीजेपी अगले हफ्ते तक जारी भी कर सकती है। बताया जा रहा है कि घोसी उपचुनाव को देखते हुए फिलहाल जिलाध्यक्षों को बदलने के फैसले को रोक दिया गया था। अब माना जा रहा है कि चुनाव के बाद जल्द ही जिलाध्यक्षों को बदला जाएगा। तो 40 से 45 जिलाध्यक्षों को बदलने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि अंदर खाने सूची तैयार कर ली गई है, लेकिन घोसी उपचुनाव के बाद ही इसका ऐलान किया जाएगा। तो देखिए, मिशन 80 का लक्ष्य लिए जो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है, वो लक्ष्य इतना आसान नहीं है, क्योंकि जहां एक तरफ गढ़ों को भेदने की चुनौती है, तो वहीं विपक्षी दल अपने गढ़ को बचाने की जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने छोटी कड़ी को सबसे पहले मजबूत करना शुरू कर दिया है। बूथ स्तर पर पार्टी लगातार सक्रिय हो गई है, सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। तो वहीं अब 40 से 45 जिलाध्यक्षों को बदलने की भी कवायद शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि तकरीबन अगले हफ्ते बाद 40 से 45 जो जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे और जो नए जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे उनका भी ऐलान हो सकता है। ऐसे में घोसी उपचुनाव का बस इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही घोसी में उपचुनाव खत्म होंगे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी 40 से 45 नए जिलाध्यक्षों की एक लिस्ट जारी कर देगी और लोकसभा चुनाव के चुनावी मैदान में अपने सभी धुरंधरों को उतार देगी। सुहानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए सुहानी, लगातार भारतीय जनता पार्टी छोटी से लेकर बड़ी हर एक कड़ी को मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में अटकलें हैं कि 40 से 45 जिलाध्यक्षों को बदला जा सकता है। किनके ऊपर तलवार लटकती हुई ज्यादा नजर आ रही है सुहानी? जी, मुझे बता दें कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के लेकर जो विपक्ष पार्टी है और सत्ता पार्टी है, दोनों जोरों से तैयारी करी है और एक भी कोई गलती जो है वो नहीं छोड़ना चाह रही है। और इसलिए जब भाजपा की बात करें तो वो हमेशा जो है वो अलग अपने रणनीतियों के साथ चलती है। लेकिन अब बात की जाए जो प्रदेश जिला अध्यक्ष है उनकी बात की, जैसे जिस तरह से लखनऊ उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी है, उनका देखते हुए कहा जा रहा है कि जिस तरह से वो 1 साल तक काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई बदलाव नहीं है और तमाम अटकलें भी चल रही है। लेकिन अब बात की जाए मुस्कान, तो आपको बता दें कि यूपी की बात करें तो यूपी में बीजेपी जो है पूरे यूपी को 6 क्षेत्रों में बांट दिया और 98 संगठनात्मक जो अध्यक्ष है उन्हें चेंज करने के लिए पूरी तरह से कयास लगा रही है। और इसमें तमाम जो नाम आ रहे हैं, इससे भाजपा जो है उसको 7 जिला अध्यक्ष जो है अवध से बदल सकते हैं। वहीं आपको 10 से जो है 19 जिले के जो जिले हैं उसमें भी जो है जिला अध्यक्ष को बदला जा सकता है। काशी से 8 जिला अध्यक्ष को बदला जा सकता है। वही तमाम ऐसी जो यूपी के तमाम बड़े बड़े क्षेत्र है उन्हें जो है जिला अध्यक्ष को बदला जा सकता है। कहा जा रहा है कि जो जिला अध्यक्ष जो पहले 2 जो टर्म पूरा कर चुके हैं उन्हें भी हटाया जा सकता है, या वो उन जिला अध्यक्षों को भी हटाया जा सकता है कि जो एमएलसी एमएलए और मेयर बन चुके हैं और उन्हें भी हटाया जा सकता है। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो बीजेपी है वो पूरी तरह से प्रदेश अध्यक्ष के जितने भी 2 टर्म पूरे कर चुके हैं उन्हें हटाया जा सकता है पूरी तरह से। तो ये जो रणनीति है वो अब बीजेपी लेकर चल रही है कि कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो विपक्ष पार्टी अपने इस तरह से तीसरी बैठक जो है अब मुंबई में करने जा रही है और उनको देखते हुए कहीं ना कहीं अब बीजेपी को भी लग रहा है कि लोकसभा चुनाव जो है कहीं ना कहीं बड़ी टक्कर हो सकती है। तो इसे लेकर वो बीजेपी तमाम जो चीजें है उसमें अपने बदलाव करना शुरू कर दी है, क्योंकि साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि यूपी जो होता है, यूपी हमेशा जो है वो भाजपा की दुर्गढ़ हो जाता है और इसलिए यूपी इस बार भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती है। आपको बता दें, लेकिन देखिए सुहानी, यहाँ पर एक चीज काफी अहम हो जाती है कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। ऐसे में जिला अध्यक्षों को बदलने की अटकलें तो काफी तेज हो चुकी है, लेकिन घोसी उपचुनाव के पीछे रुकने की वजह क्या बताई गई है? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि जब तक घोसी उपचुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक जिला अध्यक्षों की नई सूची नहीं जारी की जाएगी। वजह क्या है? जी मुस्कान, आपने सही कहा, क्योंकि देखिए जो घोसी उपचुनाव है कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो पूर्वांचल है वो पूर्वांचल यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे जो है ओबीसी जाति और जो छोटी जाति होती है कहीं ना कहीं बहुत वोट बैंक है वहाँ पे। क्योंकि जिस तरह से राजभर की बात करें या दारा सिंह की बात करें तो वहाँ पे जो है उनका वोट बैंक काफी अहम होता है। वहाँ पे आप देख सकती है किस तरह से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच टक्कर देखा जा रहा है। अगर यहाँ पे अगर बीजेपी की जीत होती है
तो लोकसभा चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा जो है इनके लिए एक सफल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे जातीय समीकरण है, क्योंकि साफ तौर पर बीजेपी कह रही है कि सिर्फ हम क्षेत्रीय समीकरण के साथ ही नहीं, जातीय समीकरण के साथ भी लेकर इस बार जो है लोकसभा चुनाव चल रहा है। अगर वहाँ पे बीजेपी की जीत होती है घोषित उपचुनाव में, तो सबसे बड़ा इनका एक जीत साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद सुहानी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां बीते कल सिहानी गेट थाना क्षेत्र के तहसील परिसर में हुई अधिवक्ता मनोज चौधरी उर्फ मोनू हत्याकांड में पुलिस ने दोनों मुख्य आरोपी जीजा अमित डांगर और उसके भाई नितिन डांगर को गिरफ्तार कर लिया है। तहसील परिसर में खुलेआम हुई इस हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे थे। इस मामले में दोपहर 1 बजे के करीब 1 बजे एडिशनल सीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आज लगभग 2:15 बजे थाना सिहानी गेट पुलिस जनपद गाजियाबाद को सूचना मिली कि जब मोनू चौधरी उर्फ मनोज चौधरी नाम के व्यक्ति अपने चेंबर में बैठे हुए थे, तभी 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई है। तत्काल पुलिस मौके पर आ गई, फॉरेंसिक की टीम बुला ली गई है, शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है एवं आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रवीण ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए प्रवीण, अमित डागर और उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है एक अधिवक्ता की हत्या के मामले में। सिलसिलेवार तरीके से बताइए कि ये पूरी घटना क्या थी और कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। बता दूं इस पर जो घटना 95 था, जहां पर वो प्रैक्टिस किया करते थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि कुछ ही सेकंड में उनकी हत्या हो जाएगी। हालांकि हत्या करने वाले उसके जीजा ही है खासतौर पर, और क्योंकि ये पुराना रंजिश का मामला बताया जा रहा है, क्योंकि लगभग 2010 में इनका एक पारिवारिक मामला जो कि कोर्ट में दर्ज हुआ था, जिसको लेकर लगातार जो अटकलें थी वो लगाई जा रही थी। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिनकी हत्या हुई है यानी कि मोनू चौधरी, वो उनकी बहन जो है उनके घर पर रहा करती थी। हालांकि दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था उनकी बहन को, तो कहीं ना कहीं जो बहन है वो घर आ गई थी। उसके बाद लगातार जिस तरीके से जो ये सिलसिलेवार जिस तरीके से एक हमला किया गया, उसके बाद हत्या की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें है, जैसे ही इस पूरे मामले में परिवार ने स्पष्ट कर दिया, खासतौर पर क्योंकि मामला पुराना था, तो परिवार ने खासतौर पर आशंका जता दी, सीधे बोल दिया कि उसकी जो बहन है उनको फोन आता है और बताया जाता है कि इस बार जो तुम्हारी राशि है वो राशि नहीं बन पाएगी। तो कहीं ना कहीं उस फोन को लेकर और उसके चंद कुछ मिनटों के बाद उनकी हत्या हो जाना, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर खुली किताब थी, जिसमें पुलिस ने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। हालांकि 3 लोग अभी हिरासत में है, पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। कुछ ही घंटों बाद ही पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया। अब फिलहाल में उनसे पूछताछ की जा रही है लगातार। लगभग अब से थोड़ी देर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है पुलिस लाइन गाजियाबाद के अंदर में। उन तीनों आरोपियों को पेश किया जाएगा, मीडिया के सामने उनको लाया जाएगा। खासतौर पर पुलिस जो है पूरे मामले में खुलासा करेगी। हालांकि हत्याकांड के बाद जिस तरीके से जो 2 आरोपी अभी फरार चले, जिनका नाम बताया गया, नामजद उनकी मुकदमा दर्ज हुआ उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं अब वो 2 आरोपियों को भी पुलिस लगातार तलाश कर रही है सर्विलांस के माध्यम से। और जो टीमें गठित की गई है वो भी लगातार दबिश दे रही है उन ठिकानों पर जहाँ पर उनको पकड़ा जा सके, और पूरे मामले को किस तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया। हालांकि ये मामला कोई सोची समझी बड़ी साजिश नहीं थी, ज्यादा समय नहीं लिया। हालांकि कुछ घंटों में ही पूरे हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखी गई, उसके बाद तुरंत ही इसको अंजाम दिया गया। हालांकि जब समय मोनू चौधरी उस समय पर खाना खा रहे थे चैम्बर के अंदर में, उनके कनपट्टी पे बंदूक रखकर कुछ सेकंड के अंदर में हमलावर जो थे 2 बाइक सवार, जिनकी सीसीटीवी में तस्वीर भी आ रही है, जिसमें कि बहन ने खासतौर पर उन लोगों को पहचान भी लिया था, क्योंकि मुंह पे रुमाल बंधा हुआ था। हालांकि घटना करते वक्त ये लोग जो 2 आरोपी आए थे कोर्ट के अंदर में, वहां पर पहुंचे थे चैम्बर के अंदर में, तो वहां से ये लोग पैदल निकले। हालांकि उसके चंद दूरी पर ही उन्होंने बाइक खड़ी करी थी, उस बाइक को लेकर ये लोग फरार हो गए थी। बिल्कुल, देखिए प्रवीण, काबिले तारीफ काम होगा पुलिस का, क्योंकि पुलिस ने जल्द इस पूरे घटना का खुलासा किया। लेकिन देखिए प्रवीण, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि चलिए ये तो पारिवारिक वजह बताई गई है, ऐसे में क्या कोई भी बदमाश कोर्ट परिसर के अंदर घुसकर अधिवक्ता को गोली मार सकता है क्या? नुकसान बिल्कुल आपने सही सवाल किया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हापुड़ में जो प्रकरण चल रहा है, वकीलों की हड़ताल लगातार जारी है,
वकील जिस तरीके से आक्रोशित थे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से गाजियाबाद कोर्ट के अंदर तहसील में भी लगातार जो वकील थे वो मीटिंग कर रहे थे, मीटिंग का दौर जारी था, आगे की रणनीति तय की जा रही थी, क्योंकि वकील पार्टी जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया, उनको मारपीट की गई हापुड़ में, उसके बाद सब वकीलों का एक मीटिंग का दौर चल रहा, दोपहर का वक्त था। हालांकि पुलिस को भी तैनात किया गया था कोर्ट के बाहर, परिसर के बाहर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन इस तरीके से आकर घटना को अंजाम देकर वहां से चले जाना, ये कहीं ना कहीं पुलिस कानून व्यवस्था पे सवाल तो खड़े करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लगातार जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए, उस तरीके से पुलिस ने पूरा एक जाल बिछाया। लेकिन एक छोटी सी बात आपको और बताऊंगा, जिस समय ये घटना को अंजाम दिया, उसके बाद लगातार विपक्षी जो है वो लगातार योगी सरकार को घेरने में लगे थे, कानून व्यवस्था पे सवाल उठा रहे, लगातार इस तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन पुलिस ने अपना गुडवर्क दिखाया, चंद घंटों के अंदर में जो मुलजिम थे, जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया था, उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 1 बजे तकरीबन प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसके बाद जो भी चीजें हैं वो सामने निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, देखिए प्रवीण, अभी आपने बताया कि कई लोगों के इस मामले में फरार होने की भी बात खुलकर सामने आ रही है, उनकी गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ कर रही है पुलिस? देखिए, लगभग 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, परिवार ने तहरीर दी थी, उसके बाद 3 लोगों की गिरफ्तारी अभी हो चुकी है, जिसमें अभी लगभग 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसके बाद सब चीजें जो है वो खुलकर सामने आ जाएंगी। हालांकि पारिवारिक विवाद है, परिवार काफी 2010 से ये मामला चला आ रहा है, परिवार के बीच में परिवार का साफ तौर पर आरोप है, जो लड़की परिवार है उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया, दहेज को लेकर, मारपीट को लेकर इस तरीके के मुकदमे भी दर्ज है। हालांकि वो न्यायालय में चल रहा है, विचार भी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष है इस पे रोटियां सेक रही है, इस मामले पे लगातार योगी सरकार को घेर रही है। और जो 2 लोग बचे हैं उनकी भी गिरफ्तारी जल्द करने का दावा कर रही है पुलिस, क्योंकि उनके लिए भी टीमें गठित कर दी गई है। अब जो नोएडा से लेकर जो भी अन्य ठिकाने हैं वहां पर उनकी तलाश की जा रही है नुकसान की। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद प्रवीण, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।